हाजरीन मजलिस खुशामदीद, सुस्वागतम। शुरू करने जा रहा हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जनाबे मन, सीजन चल रहा है शादियों का, तो शुरुआत एक हास्य कविता से। मुलाजा फरमाएं। अभी शादी का पहला ही साल था, खुशी के मारे मेरा बुरा हाल था। खुशियां कुछ यूं उमड़ रही थीं कि संभाले नहीं संभल रही थीं। सुबह सुबह मैडम का चाय लेकर आना, थोड़ा शर्माते हुए हमें नींद से जगाना, वो प्यार भरा हाथ हमारे बालों में फिराना, मुस्कुराते हुए कहना कि डार्लिंग चाय तो पी लो, जल्दी से रेडी हो जाओ, आपको ऑफिस भी है जाना। घरवाली भगवान का रूप लेकर आई थी, दिल और दिमाग पर पूरी तरह छाई थी। सांस भी लेते थे तो नाम उसी का होता था, एक पल भी दूर जीना दुश्वार होता था। 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, सुबह सुबह मैडम का चाय लेकर आना, टेबल पर रखकर जोर से चिल्लाना, आज ऑफिस जाओ तो मुन्ना को स्कूल छोड़ते हुए जाना। सुनो, एक बार फिर वही आवाज आई, क्या बात है, अभी तक छोड़ी नहीं चारपाई? अगर मुन्ना लेट हो गया तो देख लेना, मुन्ना की टीचर्स को फिर खुद ही संभाल लेना। न जाने घरवाली कैसा रूप लेकर आई थी, दिल और दिमाग पर काली घटा छाई थी। सांस भी लेते हैं तो उन्हीं का ख्याल होता है। अब हर समय जहन में एक ही सवाल होता है, क्या कभी वो दिन लौट के आएंगे? हम एक बार क्या फिर कुंवारे हो जाएंगे? क्या कभी वो दिन लौट के आएंगे? हम एक बार फिर कुंवारे हो जाएंगे। हमारे एक श्रोता रजत व्यास द्वारा भेजी गई इस कविता के साथ आज के सुहाने सफर का आगाज किया है मैंने। सबसे पहले होगी एक वेडिंग स्टोरी, शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी की कहानी। दूसरी कहानी होगी म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद की। संघर्ष के दिनों में नौशाद जिस फुटपाथ पे रहे, जब उसी फुटपाथ के सामने वाले थिएटर में उनकी फिल्म बैजू बावरा की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की गई, तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले बताऊंगा आज। फिर प्रेम चोपड़ा के ऑटोग्राफ का एक किस्सा। हुआ यूं कि एक फिल्म की शूटिंग में लोग शशि कपूर और शर्मिला से ऑटोग्राफ ले रहे थे और प्रेम चोपड़ा साहब को कोई पूछ नहीं रहा था। ऐसे में जब एक फैन उनसे ऑटोग्राफ लेने आया तो शशि कपूर ने उस फैन को भगा दिया। प्रेम चोपड़ा पर क्या बीती और उन्होंने कैसे आखिरकार ऑटोग्राफ दिया, यह सब बताऊंगा प्रेम चोपड़ा के ऑटोग्राफ की स्टोरी में। रेगुलर सेगमेंट दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे भोजपुरी फिल्मों के पितामह एक्टर नजीर हुसैन को, और लास्ट में जवाब दूंगा चंडीगढ़ के हमारे एक लिसनर राजीव रंजन के सवाल का, जिन्होंने पूछा है कि क्या लता मंगेशकर ने किसी फिल्म में म्यूजिक भी दिया है, क्या लता मंगेशकर ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी काम किया है। यह सब पता चलेगा आज की महफिल में। फर्स्ट स्टोरी, पहली कहानी, वेडिंग स्टोरी ऑफ शम्मी कपूर एंड गीता बाली। बात 1955 की है। शम्मी कपूर करियर बनाने के लिए जूझ रहे थे और गीता बाली अपने करियर के पीक पर थीं। गीता बाली द स्टार। इन्हीं दिनों किस्मत से शम्मी को मौका मिला गीता बाली के साथ कुछ फिल्में करने का। इन्हीं फिल्मों में एक फिल्म थी केदार शर्मा की रंगीन रातें। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए 1955 की अप्रैल में एक महीने के लिए शम्मी और गीता का रानी खेत जाना हुआ। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, नजदीकियां बढ़ गईं, प्यार हो गया। 20 दिनों की शूटिंग से जब शम्मी वापस लौटे तो वो गीता के प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुके थे। गीता को अपना हमसफर बनाना चाहते थे। शम्मी ने गीता से अपने प्यार का इजहार कर दिया और साथ ही शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। गीता ने भी उनसे अपने प्यार का इजहार तो किया, मगर शादी के प्रपोजल को इनकार कर दिया। इसके 2 कारण थे। पहला, गीता बाली शम्मी कपूर से 1 साल उम्र में बड़ी थीं। दूसरा, गीता बाली कुछ फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर यानी कि शम्मी कपूर के फादर के साथ और शम्मी कपूर के बड़े भाई राज कपूर की हीरोइन भी रह चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों की फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी।
मानेगी कि नहीं मानेगी। मगर शम्मी कपूर भी जिद के पक्के थे। वो जब भी गीता से मिलते उनसे शादी की बात हमेशा करते रहते। इस तरह 4 महीने गुजर गए और तब आया 23 अगस्त का दिन। ये बात है 1955 की। शम्मी के माताजी पिताजी भोपाल गए हुए थे। शाम को गीता उनसे मिलने आई तो हमेशा की तरह इस बार फिर शम्मी ने शादी की बात छेड़ दी। अचानक उस शाम गीता को भी न जाने क्या हुआ कि गीता बाली ने आखिर शादी के लिए हां कह दिया, मगर एक शर्त रख दी, शादी होगी तो आज, वरना कभी नहीं। शम्मी घबरा गए, समझ में नहीं आया ये कैसी शर्त है, लेकिन शर्त उन्हें माननी थी। 1 हफ्ते पहले ही दोस्त जॉनी वॉकर ने भागकर शादी की थी। दोनों फौरन उनसे एडवाइस मांगने पहुंच गए। जॉनी ने उनसे कहा वो मुसलमान इसलिए वो मस्जिद में गए थे, भाई तुम हिंदू हो, तुम्हें मंदिर जाना होगा। अब दोनों अपने दोस्त प्रोड्यूसर हरी वालिया को साथ लेकर बाणगंगा टेंपल पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। मंदिर बंद होने के कारण पुजारी ने उन्हें अगली सुबह 4 बजे आने को कहा, 4 AM इन द मॉर्निंग। दोनों वापस शम्मी के माटुंगा स्थित घर आ गए, खाना खाया और इंतजार करने लगे सुबह होने का। नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजते ही दोनों एक बार फिर प्रोड्यूसर हरी वालिया को लेकर मंदिर पहुंच गए और वहां दोनों ने बिना अपने रिश्तेदारों की मौजूदगी में पवित्र अग्नि के 7 फेरे लिए, एक दूसरे को माला पहनाई। मगर जनाब जल्दबाजी में सिंदूर लाना भूल गए थे। जब पंडित ने शम्मी से गीता की मांग में सिंदूर भरने को कहा, तब गीता ने अपने पर्स से लाल रंग की लिपस्टिक निकालकर शम्मी को दी ताकि वो उनकी मांग भर सके। और इस तरह लिपस्टिक से मांग भरकर 24 अगस्त की भोर ये 2 सितारे एक दूसरे के जीवन साथी बन गए, शम्मी कपूर और गीता बाली। ब्रॉडवे थिएटर की जिस फुटपाथ से नौशाद ने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी, उसी ब्रॉडवे थिएटर में जब नौशाद साहब की एक फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई तो छलक पड़ी नौशाद की आंखें। कैसे किए दिल के जज्बात बयान नौशाद ने उस दिन, बताऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। नौशाद साहब के स्ट्रगल के दिनों की बात है। जब बंबई आए थे, रहने का ठिकाना नहीं था, तो उन्होंने ब्रॉडवे थिएटर के पास बने शिवाजी भवन के फुटपाथ को ही बना लिया था अपना आशियाना। नौशाद जब उस फुटपाथ पर सोया करते थे तो सड़क के दूसरी तरफ यानी ब्रॉडवे थिएटर से रोशनी आती थी। उस रोशनी को देखकर नौशाद ये सोचते थे कि या खुदा, ये रोशनी मेरी जिंदगी में कब आएगी। ब्रॉडवे थिएटर के सामने वाले इसी फुटपाथ से नौशाद ने अपने स्ट्रगल की शुरुआत की थी। धीरे धीरे काम मिलने लगा। पहले म्यूजिशियन बने, फिर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बन गए और 1940 की फिल्म प्रेम नगर से उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्शन की शुरुआत की। 1944 की फिल्म रतन ने उन्हें बहुत कामयाबी दिलवाई और 40 या 60 रुपया महीना पर काम करने वाले नौशाद अब हजारों रुपए कमाने लगे। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते नौशाद की लाइफ में अब वो टर्निंग पॉइंट आया जिसने नौशाद को हिंदी सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सक्सेसफुल एमिनेंट म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया, और वो फिल्म थी बैजू बावरा। इस फिल्म की सिल्वर जुबली उसी ब्रॉडवे थिएटर में हुई जिसके सामने के फुटपाथ से नौशाद साहब ने अपने स्ट्रगल की शुरुआत की थी। नौशाद साहब को जब इस फंक्शन में फूल मालाएं पहनाई जा रही थीं, प्रेस मीडिया उनकी तस्वीरें खींच रहा था, लोग मुबारकबाद दे रहे थे, तब नौशाद उस फुटपाथ को देखकर बहुत जज्बाती हो गए। उनकी आंखें भर आईं। बैजू बावरा फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट ने नौशाद से पूछा, नौशाद साहब, इस खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू? तब नौशाद ने उनसे कहा, विजय भाई, इस ब्रॉडवे थिएटर के सामने वो फुटपाथ है, देख रहे हैं आप, मैं कभी उसी फुटपाथ पर रहा करता था।
मुझे वो फुटपाथ क्रॉस करके ब्रॉडवे थिएटर आने में 16 साल लग गए, इसीलिए आंखें भर आईं। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गईं मुस्कुराए। खैर ये गाना तो कैफी आजमी साहब का है, मैं आपको किस्सा मैंने नौशाद साहब का सुनाया। पेशे खिदमत सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे उस कलाकार को जिसे भोजपुरी फिल्मों का पितामह भी कहा जाता है। कौन है ये, क्या है इनकी कहानी, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। नजीर हुसैन साहब का नाम आते ही जो किरदार हमारे जहन में आते हैं उनमें अमर अकबर एंथनी का वो फादर जो एंथनी को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए कहता है, 2 बीघा जमीन का वो रिक्शा खींचने वाला जो कलकत्ता में शंभू महतो यानी बलराज साहनी को रिक्शा चलाना सिखाता है, या दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना का पुलिस सुपरिटेंडेंट जो जमुना को फर्ज के लिए हर कुर्बानी देने की सीख देता है। इन यादगार किरदारों को करने के अलावा नज़ीर हुसैन ने तकरीबन 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वो ज़्यादातर हीरो या हीरोइन के बाप के रोल किया करते थे। नज़ीर हुसैन साहब का जन्म 15 मई 1922 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके वालिद साहब शहबजाद खान रेलवे में गार्ड थे। नज़ीर हुसैन का बचपन लखनऊ में बीता। बचपन या जवानी में उनका रुझान फिल्मों की तरफ नहीं था, बल्कि वो तो सेना में भर्ती होना चाहते थे। उन्होंने कुछ समय ब्रिटिश आर्मी में काम भी किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर वतन परस्ती के जज्बे से भरकर उन्होंने ब्रिटिश आर्मी छोड़ दी और आजाद हिंद फौज में आ गए। देश सेवा के लिए जेल भी जाना पड़ा। जेल से उन्हें आजादी तब मिली जब हमारा प्यारा देश आजाद हुआ। देश सेवा और फौज में काम करते हुए उनका संपर्क हुआ बिमल रॉय से। बिमल रॉय उन दिनों सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज पर एक फिल्म बना रहे थे। जब वो आजाद हिंद फौज के लोगों से मिलकर उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात हुई नज़ीर हुसैन से। नज़ीर हुसैन ने इस फिल्म के लिए बिमल रॉय की बहुत मदद की। नज़ीर हुसैन की बातों से और बुलंद आवाज से बिमल रॉय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म में एक छोटा रोल ऑफर कर दिया। पहले तो नज़ीर साहब ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका काम देश सेवा है, लेकिन कुछ दोस्तों के समझाने के बाद फाइनली वो राजी हो गए। तो इस तरह नज़ीर साहब ने जिस फिल्म में पहली बार काम किया वो फिल्म थी पहला आदमी। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि नज़ीर हुसैन भी रातों रात फेमस हो गए। इसके बाद तो नज़ीर हुसैन बिमल रॉय की लगभग हर फिल्म में नजर आने लगे। 2 बीघा जमीन हो, परिणीता हो, परख हो, देवदास हो। बिमल रॉय की फिल्मों के अलावा नज़ीर साहब की कुछ और प्रमुख फिल्में हैं, साहब बीबी और गुलाम, शागिर्द, राम और शाम, मजदूर, आया सावन झूम के, कटी पतंग वगैरह वगैरह। नज़ीर हुसैन अपने इमोशनल सीन्स के लिए इंडस्ट्री में बहुत मशहूर थे। इमोशनल सीन्स में आंसू बगैर ग्लिसरीन के निकल आते थे, बड़े बड़े लंबे शॉट दिया करते थे। इसी वजह से उन्हें निक नेम भी दे दिया गया था, आंसुओं का कनस्तर। कैरेक्टर रोल्स करते करते नज़ीर हुसैन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मुलाकात स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नज़ीर हुसैन से भोजपुरी में फिल्म बनाने के लिए कहा और यहीं से शुरू हो गई हिंदुस्तान की पहली भोजपुरी फिल्म बनाने की यात्रा। नज़ीर हुसैन ने खुद एक स्क्रिप्ट लिखी और उस पर भारत की पहली भोजपुरी फिल्म बनाई जिसका नाम था गंगा मैया तोहे पिबरी चढ़ाइबो। 1962 में रिलीज हुई इस फिल्म ने ऐतिहासिक सफलता अर्जित की और नज़ीर हुसैन साहब बन गए भोजपुरी फिल्मों के पितामह। नज़ीर हुसैन साहब ने जिन प्रमुख भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन किया उनमें बलम परदेसिया बहुत चर्चा में रही, बहुत कामयाब रही। नज़ीर हुसैन ने अपनी ज़्यादातर भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग गाजीपुर में की और गाजीपुर को फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा भी एक पॉइंट पे बना दिया था। नज़ीर हुसैन साहब के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ और मैं सुनवाने जा रहा हूँ उनकी फिल्म शागिर्द का ये गीत, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। ये गीत लिखा है मजरूह सुल्तान। बात उन दिनों की है जब प्रेम चोपड़ा और शशि कपूर एक फिल्म में काम कर रहे थे। प्रेम चोपड़ा नए थे और शशि कपूर एक स्टार।
शूटिंग के दौरान होता यह था कि लोग शशि कपूर के ऑटोग्राफ के लिए तो उन पर टूट पड़ते, मगर प्रेम चोपड़ा से ऑटोग्राफ लेने कोई नहीं आता, और अगर कोई आता भी तो शशि कपूर से वापस भगा देते। क्यों भाई? यही स्टोरी सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात तब की है जब प्रेम चोपड़ा फिल्म आमने सामने की शूटिंग पहलगाम में कर रहे थे। शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ, मदन पुरी स्टार रही है फिल्म। जाहिर है कि इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार थे शशि कपूर। शूटिंग का ब्रेक होता, भीड़ टूट पड़ती ऑटोग्राफ के लिए। सबसे ज्यादा भीड़ शशि कपूर के पास होती थी और उनसे थोड़ी कम शर्मिला टैगोर के पास। प्रेम चोपड़ा के पास कोई बंदा ऑटोग्राफ के लिए नहीं आ रहा था। हालांकि तब तक उनकी 8 फिल्में आ गई थीं। उन्हें भी लगता था कि कोई उन्हें पहचाने, ऑटोग्राफ लेने आए, मगर कमबख्त सारी भीड़ तो शशि कपूर और शर्मिला टैगोर के आसपास ही मंडराती रहती थी। ऐसे में कहीं से एक लड़का प्रेम चोपड़ा से ऑटोग्राफ लेने पहुंच गया। प्रेम चोपड़ा बहुत खुश हो गए, मगर जैसे ही वो उस लड़के को ऑटोग्राफ देने वाले थे कि उनके हाथ से वो ऑटोग्राफ बुक शशि कपूर ने छीन ली और प्रेम को छेड़ते हुए उस लड़के से पूछा, तुम जिनका ऑटोग्राफ ले रहे हो उनको पहचानते हो? क्या नाम है इनका? लड़के ने सोचने में थोड़ा टाइम लगाया और फिर बोला, सुनील दत्त। शशि कपूर ने बड़े प्यार से उस लड़के को वापस भेज दिया और कहा, जाओ, आपको इनका ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा। लड़का वापस चला गया। प्रेम चोपड़ा का मुंह उतर गया। इतने लोगों में एक आया था और उसे भी वापस भेज दिया गया। यार, प्रेम चोपड़ा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। खुश इसलिए कि चलो कोई तो उनसे ऑटोग्राफ लेने तो आया, दुखी इसलिए कि वो सुनील दत्त कह के चला गया। इस घटना के थोड़ी देर बाद एक और चाहने वाला शशि कपूर और शर्मिला टैगोर का ऑटोग्राफ लेने के बाद प्रेम चोपड़ा के पास ये सोचते हुए आया कि चलो इस नए एक्टर का भी ऑटोग्राफ ले लेते हैं। लेकिन जब वो ऑटोग्राफ के लिए प्रेम चोपड़ा के पास पहुंचा तो फिर शशि कपूर ने उससे पूछा, आप जिसका ऑटोग्राफ लेना है उनका नाम क्या है? प्रशंसक थोड़ा घबरा गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, महमूद। शशि कपूर ने इस बार भी बिना ऑटोग्राफ लिए उसे जाने के लिए कह दिया। ये सब देखकर प्रेम चोपड़ा का मन टूट गया। इंसल्टिंग था यार ये सब। 8 फिल्में करने के बाद भी कोई उनका नाम ही नहीं जानता। अंदर ही अंदर वो कुढ़ने लगे। तभी एक और फैन उनकी तरफ बढ़ा। अब की बार प्रेम चोपड़ा ने आओ देखा ना ताओ, इससे पहले कि शशि कपूर फिर बीच में आते, फटे में टांग अड़ाते और फैन से उसका नाम पूछते, प्रेम चोपड़ा ने फटाफट उसकी ऑटोग्राफ बुक में लिख दिया, विद लव प्रेम चोपड़ा। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ूंगा वो एसएमएस जिसे भेजा है चंडीगढ़ से शशि ने। वो इस एसएमएस के जरिए हमसे जानना चाहते हैं कि क्या लता मंगेशकर ने कभी किसी फिल्म में म्यूजिक दिया है। शशि जी, मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा आफ्टर ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। अब चंडीगढ़ के शशि जी के सवाल का जवाब। क्या लता मंगेशकर ने किसी फिल्म में म्यूजिक दिया है? जी हां, दिया है। मराठी फिल्मों में लता मंगेशकर ने म्यूजिक दिया है। उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 मराठी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि उन्होंने ये म्यूजिक अपने नाम से नहीं बल्कि किसी छद्म नाम से दिया, किसी दूसरे नाम से दिया। और ऐसा करने के पीछे जो कहानी थी वो भी सुन लीजिए। बात तब की है जब मराठी फिल्मकार भालजी पेंढारकर शिवाजी महाराज पर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था मोहत्यांची मंजुला। इस फिल्म के लिए उन्होंने कुछ म्यूजिक डायरेक्टर से बात की, मगर किसी वजह से सबने मना कर दिया। ऐसे में एक दिन भालजी पेंढारकर ने अपनी यह समस्या लता मंगेशकर को बताई। भालजी पेंढारकर और मंगेशकर परिवार के बीच में बहुत गहरे पारिवारिक संबंध थे। भालजी की बात सुनकर लता मंगेशकर ने उनसे कहा कि अगर आप कहें तो इस फिल्म में मैं म्यूजिक दे सकती हूं। मगर भालजी इसके लिए तैयार नहीं थे। उनको लगा कि अगर फिल्म नहीं चली तो बेकार में लता की बदनामी होगी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी एक छोटी फिल्म की वजह से लता का नाम मार्केट में खराब हो जाए। लता मंगेशकर ने भालजी से कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इस समस्या का भी समाधान है मेरे पास। मैं आपकी फिल्म में अपने नाम से नहीं
बल्कि आनंद घन के नाम से म्यूजिक कंपोज करूंगी। आनंद घन मैंने अपने लिए एक सूडो नेम रखा है, छद्म नाम रखा है। इस नाम से म्यूजिक देने से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। भालजी पिंडारकर मान गए और इस तरह लता मंगेशकर ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जिस पहली फिल्म में म्यूजिक दिया उसका नाम मोहत्यांची मंजुला। इस फिल्म का म्यूजिक इतना अच्छा बना कि इसके बाद भालजी पिंडारकर ने अपनी 3 और फिल्मों का म्यूजिक भी लता मंगेशकर से ही करवाया। ये फिल्म्स थी मराठा तिकुता मेला वावा, सधी मानस, तंबदी मती। इन सभी फिल्मों का म्यूजिक लता मंगेशकर ने आनंद घन के नाम से किया। अब आनंद घन ही लता मंगेशकर हैं, ये राज तब खुला जब फिल्म सधी मानस का म्यूजिक बहुत हिट हो गया। सधी मानस को 8 अवार्ड मिले महाराष्ट्र स्टेट के, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक और बेस्ट स्टोरी। अवार्ड सेरेमनी में जब बेस्ट सिंगर के लिए लता मंगेशकर का नाम लिया गया तब लता मंगेशकर गईं और अपना अवार्ड लेकर आ गईं। पर जब बेस्ट म्यूजिक के लिए आनंद घन का नाम आया तो वह अपनी सीट से नहीं उठी। अभी तक लोगों को पता नहीं था कि आनंद घन कौन है। तब सबके सामने यह अनाउंसमेंट किया गया कि आनंद घन और कोई नहीं बल्कि स्वयं लता मंगेशकर ही हैं। तो इस तरह लता मंगेशकर और आनंद घन एक ही हैं, ये पहेली सुलझी। शशि जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी आपके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलने का समय हो गया है। दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।